Yes, good morning students. Again you are welcome in the online tutorial of the Park Public School. I know you all are fine. I hope you all are fine and enjoying at your home, enjoying delicious dishes at your home. ठीक है, कुछ मेरे लिए भी भिजवा दीजिएगा कभी, एड्रेस मैं बता दूंगा। कोरियर तो 20 के बाद कोरियर सर्विस ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो कभी अच्छा अच्छा कुछ मम्मा बनाए तो मेरे लिए भी भिजवा देना। ठीक है ना, चलिए बहुत होता है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा फिर से आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आज लास्ट स्टेप पे हम पहुंच गए हैं। फर्स्ट और सेकंड हमने कर ली, फर्स्ट पेपर में नहीं आती, वैसे यूज बहुत है, सेकंड पेपर में आने के और थर्ड पेपर में आने के 99.9% और 101% चांस होते हैं। लाइफ में कहाँ कहाँ कब कब इसका यूज़ है तुम खुद देखते रह जाओगे कि हाँ ये तो हर जगह यूज़ हो रही है, हर न्यूमेरिकल में यूज़ हो रही है, सोच भी नहीं सकते वहाँ पे भी यूज़ हो जाती है। जहाँ पे बात मोशन की होती है तो इन तीन इक्वेशंस की बात की जाती है। तो देखते हैं बेटा इसके आगे थोड़ा सा स्टेप आगे चलते हैं कि कैसा वो स्टेप है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें कैसे स्टार्ट करना है। तो आंसर है ये ग्राफ बेटा मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑलरेडी I explained it very well in the last lecture. Consideration as it is है तुम्हारे सामने। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ लेते हैं। ये जो इक्वेशन का मोशन का नाम है ये वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन है, मतलब इसके अंदर टाइम नहीं आएगा। वेलोसिटी लिखा है तो मतलब इनिशियल भी होनी चाहिए, फाइनल भी होनी चाहिए, दोनों होंगी। देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं। एज वी नो वही फॉर्मूला लेंगे बेटा जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन को स्टार्ट किया था। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द स्लोप ऑफ VT ग्राफ। Again distance is equal to area under the slope of VT graph। ठीक है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट S से करते हैं, S लिख दिया। अब एरिया अंडर द स्लोप ऑफ VT ग्राफ अगर मैं ट्रायंगल और रेक्टेंगल ले लूंगा तो दोबारा से मैं सेकंड इक्वेशन में पहुंच जाऊंगा। मुझे अभी भी स्लोप तो इसी स्लोप के नीचे का एरिया लेना है, लेकिन रेक्टेंगल और ट्रायंगल नहीं लेना। तो मैं कहता हूँ इस पूरे फिगर को क्या बोलते हैं, ये पूरा फिगर ऑब्जर्व करना सारे, मैं यहाँ पर डॉट्स पे टच करूंगा, देखते चले जाना। A O E C, this complete figure is known as trapezium। ट्रेपीजियम वो फिगर होता है जिसकी दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो बात करेंगे कि इसकी क्या दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और दो ऑपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। ये तुमने 8th क्लास में पढ़ी हुई है। ये मैथमेटिक्स के जो पॉइंट्स हैं तुमने ऑलरेडी रीड किए हुए हैं कि दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और दो ऑपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। इसको देखो बेटा, O और E को देखो, A और C को देखो, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। अब इसको देखो, O A को देखो और इधर E और C को देखो, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। इक्वल नहीं है बट पैरेलल है। ये देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स पैरेलल है। जहां तक मर्जी एक्सटेंड कर लो कहीं मीट नहीं करेंगी, बट ये वाली जो साइड है ये नॉन पैरेलल है, ये यहाँ मीट कर जाएंगी। तो इसीलिए ये वाली साइड को जितना मर्जी एक्सटेंड करो, इस साइड को जितना मर्जी एक्सटेंड करो, ये मीट नहीं करेंगे। तो इन दिस फिगर, इन दिस ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम, O A E and C, O A and C E are parallel and opposite sides। ठीक है, यहाँ तक मैंने तुम्हें समझाया, आई होप समझ आया होगा। अब इसी के नीचे ये पूरा का पूरा ट्रेपीजियम किसके नीचे आता है, इस स्लोप के नीचे नीचे है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, याद कर लो बेटा थर्ड इक्वेशन को ट्रेपीजियम से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मुझे नहीं पता कि तुम्हें 8th क्लास में फॉर्मूला क्या करवाया गया है मैथमेटिक्स में। 99.9% टीचर्स यहाँ पे हाइट लिखवा देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, हम यहाँ पे हाइट नहीं लिखेंगे क्योंकि हाइट ऑफ ट्रेपीजियम हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा क्या जाता है, पहले ट्रेपीजियम के फॉर्मूले पे आते हैं। हाफ ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब इन दोनों साइड्स को प्लस करना है, आगे हाफ लगाना है, फिर इन दोनों साइड्स को पैरेलल साइड्स को प्लस कर देना है। मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, ये बिटवीन का बेटा शॉर्ट फॉर्म होता है, देख लेना एक बार अगर तुम्हें नहीं पता। डिस्टेंस बिटवीन देम, अब डिस्टेंस किसके बीच में, इन पैरेलल साइड्स के बीच में। तो इन दो पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आंसर है ये रहा। तो AD या फिर OE कुछ भी लिख लो, तो ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम ग्राफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो S को एज इट इज लिखेंगे, हाफ को एज इट इज लिखेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड ग्राफ में ढूंढ लो। OA एंड
CE, OA प्लस CE दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन देम को लिखा मैंने AD, बिल्कुल AD, ठीक है, नो डाउट। AD को तुम OE से रिप्लेस भी कर सकते हो। पुट द वैल्यूज फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ में से वैल्यूज को पुट करते हैं। S हाफ का हाफ आ गया, OA वेयर इज OA, OA बेटा देखो ये रहा OA, U के बराबर है, O से लेके A तक U है, तो ये लिखा U। और CE कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, O से लेके यहाँ तक कंप्लीट लाइन ओरिजिन से यहाँ तक वो है V। CE कंप्लीट, ये देख सकते हो कंप्लीट लाइन V, ठीक है, यहाँ लिखा V। AD ये रहा बेटा A, ये रहा D, तो AD आ गया बेटा किसके बराबर है, AD OE किसके बराबर है, T, तो यहाँ आ गया T। तो दोबारा से देख लो एक बार अच्छे से, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि S इज इक्वल टू हाफ OA प्लस CE इनटू D। ये क्या है, सब ऑफ पैरेलल साइड है, ये हाइट डिस्टेंस है, हाइट नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन देम। पुट द वैल्यूज फ्रॉम ग्राफ में से वैल्यूज को पुट करेंगे, 1 ले लेंगे। एज वी नो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फिर से हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। सेकंड में भी किया था, इसमें भी करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। t की वैल्यू निकाल लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से, u को इधर लेकर आएंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू AD रह जाएगा, इस a को नीचे डिवाइड कर देंगे, यहाँ t रह जाएगा, तो v माइनस यू बाई a इज इक्वल टू t। तो t इक्वल किसके आ गया, इस वैल्यू के इक्वल आ गया। तो अब क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो बेटा फिर से देख लो एक बारी कि इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर रहे हैं, v इक्वल टू u प्लस AD फर्स्ट इक्वेशन होती है, u को इधर लेकर आएंगे, v माइनस यू बन जाएगा इज इक्वल टू AD रह जाएगा, a इधर मल्टीप्लाई का इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो v माइनस यू के नीचे डिवाइड हो गया, इधर रह गया अकेला t। तो t किसके इक्वल हो चुका है, t इस पूरी वैल्यू के इक्वल हो चुका है, दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो t लिख लो या पूरी वैल्यू लिख लो, बात एक है। तो हम कहेंगे कि इस t की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में ये रहा t। तो उसके बाद बेटा ये यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ पर आ जाओ, ये स्टेप है। S इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू, देखो मैंने इसको u प्लस v लिखा हुआ था, इसको v प्लस यू लिख लो, बात एक ही है। 3 प्लस 2 लिखो 5 आएगा, या 2 प्लस 3 लिखो तब भी 5 आएगा। मैंने इसको चेंज क्यों किया, मैंने इसको देख के चेंज किया क्योंकि यहाँ पे v पहले आ रहा है, माइनस वालों को तुम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने प्लस वाले को बदल दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा v प्लस यू, ध्यान से देखो बेटा, एक स्टेप ध्यान से देखो, अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर t की वैल्यू निकाली है, t की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, और t की वैल्यू के अकॉर्डिंग, t की वैल्यू में v माइनस यू था, इसलिए मैंने इसको भी v प्लस यू करके लिख दिया। इतना कोई बड़ा स्टेप नहीं लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, 2 और a दोनों नीचे हैं, तो इनको यहाँ नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ऊपर रह गया मेरे पास v प्लस यू v माइनस, ठीक है। तो ये 2 और a को इधर ले गया s के पास, क्योंकि इधर ये डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ये बन गया 2as v प्लस यू इज इक्वल टू v माइनस यू बन गया। ये फॉर्मूला आ गया बेटा a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2as इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया ना, a है यहाँ पे v है यहाँ पे u, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो याद करना बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल है, कहीं तुम फॉर्मूला तो याद कर लो, लेकिन ये ना याद करो कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, ये इनिशियल में से फाइनल को नहीं, फाइनल में से इनिशियल माइनस होगी, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बॉक्स बना लो। अब देखो बेटा, इसमें हमने लिखा था वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, v और u दोनों वेलोसिटीज हैं, तो वेलोसिटी वर्ड आ सकता है, डिस्टेंस भी है, आ गया डिस्टेंस, रिलेशन टाइम नहीं है, नहीं लिखेंगे, एक्सेलरेशन हम नहीं लिखते क्योंकि तीनों में आ रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन तो आएगी ही आएगी। कोई डाउट है यहाँ तक तो मुझे तुम बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट। तो ये 3 इक्वेशंस हमारी यहाँ पर तैयार हो जाती हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा v इज इक्वल टू u प्लस et, फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू u प्लस et, सेकंड थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad का स्क्वायर, थर्ड आ गई 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 3 इक्वेशंस बेटा तुम्हें पूरी लाइफ में अब यूज करनी है मोशंस के लिए,
ठीक है, तो बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है हमें। तो ठीक है बेटा, सेम होमवर्क तुम्हारा, ये इक्वेशन मुझे करके दिखाओगे फेयरमैन रफ में। ओके, तो एक लास्ट पॉइंट है बेटा, आज हमारा मोशन चैप्टर खत्म हो गया सक्सेसफुली। अब लास्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। मोशन में हमने क्या क्या किया मैं वो तुम्हें बता देता हूँ एक बार। मोशन में बेटा हमने स्टार्ट किया था फिजिकल क्वांटिटी से, स्केलर वेक्टर पढ़े, फिर हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर हमने स्पीड एंड वेलोसिटी को रीड किया, एक्सेलरेशन पर आ गए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उनके ग्राफ, फिर फाइनल आया जो स्टेप था हमारा इक्वेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो डेरिवेशन आज हमने करी। एक बहुत बड़ा टारगेट हमने अचीव किया अपनी लाइफ में आज कि हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन समझ लिया। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे कैसे यूज़ करना है मज़ा आ जाएगा। इसके अंदर मैं एक दो पॉइंट तुम्हें और बताता हूँ। क्या पॉइंट्स हैं देखते हैं, क्योंकि देखो ये वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर तुम्हें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो v यहाँ से फाइंड आउट होएगी u प्लस at से। इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए। अब तुम कहोगे अगर मुझे स्पीड या वेलोसिटी को फाइंड आउट करना तो क्या आज के बाद मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा वेलोसिटी स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए? बेटा ये s को स्पीड मत समझना, ये ऐसे डिस्टेंस होता है, बार बार मैं बताता हूँ इन बातों को। तो फिर मेरे पास जो पुराना फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वो कहाँ जाएगा? उसको मैं कब यूज़ करूँगा या उसको छोड़ दूँ, आज के बाद यूज़ ही ना करूँ, सिर्फ अब जब भी मुझे वेलोसिटी या स्पीड निकालनी है तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करूँ? तो आंसर है कि वो कैसे कब कौन सा फॉर्मूला तुम्हें यूज़ करना है वो देखिए। तो मैंने इसके लिए तुम्हें एक पॉइंट बताया था बेटा, वो पॉइंट क्या था? मैंने कहा था कि सारी इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन आएगा, फर्स्ट में भी आएगा, देखो फर्स्ट में भी आ रहा है एक्सेलरेशन, सेकंड में भी आएगा एक्सेलरेशन, थर्ड में भी आएगा। और वो आंसर बताओ, तुम बताओ कि एक्सेलरेशन होता कब है? तो तुम कहोगे ना जब चेंज होता है वेलोसिटी में, जब वेलोसिटी में चेंज होगा तब एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फिर क्या रहेगा हमारे पास, क्या बचेगा हमारे पास अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा? सोचो। तो आंसर है कि अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो हम इन इक्वेशंस को यूज़ नहीं करेंगे। और एक्सेलरेशन कब होता है? जब हमारी वेलोसिटीज चेंज होती हैं। अगर मान लो तुम मूव तो कर रहे हो लेकिन अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहे, क्या तब अपनी स्पीड को कैलकुलेट नहीं करोगे? तब भी करेंगे स्पीड को कैलकुलेट, लेकिन एक्सेलरेशन तो कर नहीं रहे। अगर एक्सेलरेशन नहीं कर रहे तो ये तीनों की तीनों जो इक्वेशन हैं, ये तीनों इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये तीनों की तीनों इक्वेशन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हैं। मतलब स्पीड बदल रही है, चेंजेबल वेरिएबल है, चेंजिंग, बदली जा रही है स्पीड बार बार। अगर स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, तब हम ये बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये तीन इक्वेशंस का यूज करते हैं। इफ यू आर मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड देन यू विल यूज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तब तुम डिस्टेंस अपॉन में टाइम को यूज करोगे। क्यों? बिकॉज यू आर मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो तो ए की वैल्यू नहीं मिलेगी, ए तुम्हारा जीरो हो जाएगा, ये याद रखना। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, जब तुम्हारी स्पीड या मोशन यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन के लिए तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना। नॉन यूनिफॉर्म के लिए तीनों में से कोई एक फॉर्मूला सेलेक्ट करना। तीन इक्वेशंस तुम्हें पता चल चुकी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट ये है, बस उसके बाद बेटा हमारा मोशन चैप्टर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीक हमें एनसीईआरटी करनी है स्टार्ट। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने हैं, नेक्स्ट वीक हमें उस पर कंसंट्रेट करना है। तो उससे पहले तुम्हें असाइनमेंट्स और ये नोट्स कंप्लीट करने हैं। टिप्स भी होनी चाहिए तुम्हारी इक्वेशन ऑफ मोशन इन ईच सेक्शन, ए बी सी, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं सभी सेक्शन में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। चलो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि कब तुम्हें कौन से फॉर्मूलाज को यूज करना है। अगर तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो तुम ये तीन इक्वेशंस को यूज करोगे। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे जो आज से पहले हमने पढ़ा है।
क्योंकि हमने वेलोसिटी चेंज होने का कंसेप्ट, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट 9th में ही पढ़ा है, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन भी 9th में आती है। ठीक है, तो बेटा आगे आते हैं। अब इसके बाद एक ही मैं तुम्हें पॉइंट बताना चाहता हूँ, ज़्यादा मेरे पास अब पॉइंट्स नहीं है, वो है सर्कुलर मोशन के पॉइंट्स। इसमें कुछ ना लॉजिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कुछ नहीं है, जस्ट यू आर मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, दैट इज नोन एज द सर्कुलर मोशन। तुम जब सर्कुलर ट्रैक में मूव करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है, हम कहते हैं कि इफ यू आर मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तुम मूव कर रहे हो सर्कुलर ट्रैक में विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो ना, कांस्टेंट स्पीड। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि तब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन होगा या नहीं। तो साफ साफ जवाब है, बहुत साफ साफ शब्दों में हम कह देंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, तो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। इसको कट करना, एक्सेलरेशन नहीं हो सकता बोलना गलत हो जाता है। सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में जो मोशन है, उसमें ये परफेक्ट है कि अगर तुम कांस्टेंट स्पीड से मूव करोगे तो तुम्हारे पास कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का नाम है चेंज होना वेलोसिटी का। सर्कुलर मोशन में क्या ये कंसेप्ट हमारा फेल हो जाता है, गलत प्रूफ हो जाता है? आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सर्कुलर मोशन में कहीं कंसेप्ट और जुड़ जाता है। कैसा कंसेप्ट जुड़ जाता है? हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। ये बेटा बहुत ध्यान से समझना, बस इसके अंदर यही एक पॉइंट है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन होता है, बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे लेकिन वेलोसिटी, अब याद करो अपनी प्रीवियस क्लासेस को, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? तो आंसर है वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास बेटा दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन भी होती है। ये दो चीजों को मिला के वेक्टर क्वांटिटी बनती है, और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेलोसिटी में दोनों चीजें प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रही होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जैसे मान लो मेरी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं मूव कर रहा हूँ, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 50, मैं अपनी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा। 50 मीटर, मैं कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ? 50 मीटर पर सेकंड से। तो दैट मींस अगर मैं अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा तो मेरी स्पीड कांस्टेंट है, तो आंसर है यस, कांस्टेंट ही है। क्यों? मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूँ स्पीड को। अगर मैं अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, आंसर है यस, होना चाहिए। लेकिन कब? अगर तुम अपनी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे, 50 50 50 लेकर चल रहे हो या जो भी लेकर चल रहे हो, अगर तुम अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहे, तब तो तुम कहोगे एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक चीज भी अगर चेंज होएगी तो वेलोसिटी बदल जाएगी, और अगर वेलोसिटी बदल गई, चेंज हो गई, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में तुम अपनी डायरेक्शन को सेम नहीं रख सकते। इन ईच एंड एवरी पॉइंट यू आर चेंजिंग योर डायरेक्शंस। हर पॉइंट में तुम अपनी डायरेक्शन बदलते हो। सर्कुलर मोशन में यहाँ ऐसे मुड़ते जाएंगे, बार बार अपनी डायरेक्शन बदलेंगे। मान लिया कि तुम सर्कुलर ट्रैक पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो, इट्स ओके। कांस्टेंट स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो अगर डायरेक्शंस भी चेंज नहीं हो रही, तब तुम कहोगे कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है जब तुम स्ट्रेट रोड पे, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो, 50 के साथ मूव कर रहे हो स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन का मतलब है तुम अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहे, सीधे जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो। तब तुमने अपनी दोनों चीजों को कांस्टेंट कर लिया, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट कर लिया, डायरेक्शन भी कांस्टेंट कर ली, तो वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट हो गई। तो दैट मींस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन नहीं होगी। किस में? जब डायरेक्शंस चेंज नहीं होंगी, जब हम स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट ट्रैक पे मूव करते हैं। इफ वी आर मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, then we are changing our direction simultaneously, but magnitude will keep remain same. So that means
magnitude is same means constant speed, but direction is not same, direction is changing, then velocity will change because velocity is a vector quantity. Direction plays its role very much in vector quantity. डायरेक्शन अगर चेंज कर रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन चेंज होता है। समझ आ रहा है ये तुम्हें? सर्कुलर मोशन के अंदर अगर तुम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी मूव करोगे तब भी तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो रीजन मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि क्यों मिलेगा तब तुम्हें एक्सेलरेशन। तब तुम्हें एक्सेलरेशन इसलिए मिलेगा कि तुम्हारा मैग्नीट्यूड तो बेटा सेम है, बट डायरेक्शन लगातार 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 बदलती जा रही है। तो अगर डायरेक्शन साइमल्टेनियसली तुम्हारी चेंज होती जा रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जा रही है, तो इस चीज को याद रख लो कि वहां पर अगर डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं तो वे वेलोसिटी चेंज होगी, तो दैट मींस एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो क्लियर है बेटा? एक पॉइंट और बता देता हूं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, शायद तुम जानते भी हो, मैथमेटिक्स का पॉइंट है कि अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इन द सर्कुलर मोशन, तो हम डायरेक्शन निकालते कैसे हैं सर्कुलर मोशन में, कि मैं पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पर कहां पर हूं। जो मैं वर्ड यूज करता हूं ना इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे अब इस टाइम पर मैं इस डायरेक्शन में हूं, मुझे पता है जैसे ही थोड़ा सा टाइम और आगे जाएगा मेरी डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि आई एम मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ना। अगर मैं सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा हूं तो बाय टाइम, टाइम के साथ साथ मेरी डायरेक्शन बदल रही हैं। अब क्या करो, इस सर्कुलर ट्रैक में कोई मूव कर रहा है, उसकी एक फोटो क्लिक कर लो। फोटो क्लिक करने का मतलब है कि तुमने उसके टाइम को फिक्स कर लिया, कैप्चर कर लिया। फोटो का मतलब यही होता है कि हम अपने टाइम को फिक्स करते हैं, कैप्चर कर देते हैं, पकड़ लेते हैं टाइम को। फोटो का मतलब ये होता है। तो इसकी एक पिक्चर क्लिक कर लो। उस पिक्चर, जिस टाइम पे तुम उस पिक्चर को क्लिक करोगे उस टाइम की डायरेक्शन अगर तुम्हें निकालनी है कि इस पिक्चर में इसकी डायरेक्शन कहां पर है, उस टाइम उसका टाइम फिक्स हो गया, क्योंकि पिक्चर है ना, पिक्चर में वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एट दैट टाइम, वो तुम्हें पता करने के लिए एक मेथड होता है। हाँ, अगर तुम दोबारा पिक्चर क्लिक करोगे कुछ टाइम के बाद तो उसकी डायरेक्शन फिर बदल जाएगी, क्योंकि वो किस में मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में। वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा कि सेम डायरेक्शन आएगी हर बार। तो पिक्चर इंस्टेंट का मतलब है कि तुम उसकी पिक्चर क्लिक कर लो ऑन दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट के ऊपर टाइम को फिक्स कैसे किया जाए कि उसकी पिक्चर क्लिक कर लो, और उस टाइम पे वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो डायरेक्शन निकालने का मेथड है टेंजेंट। अब ये टेंजेंट वर्ड सबने सुना है या नहीं? टेंजेंट होता है कि सर्कल को बाहर से एक लाइन, समझा? सर्कल को बाहर से एक लाइन टच करके जब निकलती है किसी एक पॉइंट पर, उसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्केल रखो और लाइन लगा लो, ये लाइन लगा दी। ये लाइन सर्कल के अंदर क्रॉस नहीं करेगी, सर्कल के अंदर नहीं जाएगी, ये सर्कल के बाहर बाहर रहती है, एक पॉइंट पे टच करती है सर्कल को। उसकी डायरेक्शन देखो, फिर ये इधर की तरफ किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में, वेस्ट में, तब हम उसको कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तुमने फोटो क्लिक करी, जैसी फोटो क्लिक हुई तुमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगाई, ये स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन जिधर भी होगी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो तुम कहोगे कि फोटो क्लिक करने के बाद लाइन लगा लो, टेंजेंट लगा लो। ठीक है, उस टेंजेंट के अलोंग उसकी डायरेक्शन तुम बता सकते हो। हाँ, उसके बाद तुमने दोबारा फोटो क्लिक करी, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, अब डायरेक्शन कैसे चेक करें, इधर टेंजेंट लगा दो। टेंजेंट समझ आ रहा है ना क्या होता है? बाहर से एक लाइन लगानी है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो एरोज ऐसे लगाना, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो फिर एरोज ऐसे लगा देना। पॉइंट एक ही है। ठीक है, तो ये मेथड होता है सर्कुलर मोशन में डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने का, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट। टाइम को फिक्स करना मैंने तुम्हें समझाया कि फोटो क्लिक करो फिर टेंजेंट लगाओ, तो तुम्हें उस सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसकी पर्टिकुलर टाइम पे डायरेक्शन पता चल जाएगी। फिर नेक्स्ट जब फोटो क्लिक करोगे डिफरेंट टाइम पे, तो डायरेक्शन डेफिनेटली डिफरेंट होगी, बिकॉज इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। डायरेक्शन चेंज होते रहने के कारण वेलोसिटी बदलती है, चाहे मैग्नीट्यूड बदले ना बदले, और वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी बदलने के कारण तुम कहोगे एक्सेलरेशन होता है, इवन इफ वी आर मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट दिस पॉइंट? कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, बट एक्सेलरेशन होगा सर्कुलर मोशन में। तो बेटा ये थोड़ा सा एक पार्ट था सर्कुलर मोशन का हमारे मोशन चैप्टर में, तो इसको अच्छे से करना, इस पार्ट को बहुत अच्छे से करो।
आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा होगा सर्कुलर मोशन क्या है। तो अगर एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, इस पार्ट को दोबारा देख लेना, सर्कुलर मोशन के पार्ट को। टेंजेंट वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमें कभी भी सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन देखनी हो तो ऑब्जेक्ट हर टाइम अपनी डायरेक्शन बदल लेता है, तो हम पर्टिकुलर टाइम पे डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। फोटो क्लिक करके वहाँ पे टेंजेंट लगा लो, उस पॉइंट पे टेंजेंट लगा लो, तो टेंजेंट लगाओगे तो उस टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन बता सकते हो तो टेंजेंट का एरो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ डेफिनेटली थोड़े ही टाइम बाद वो फिर बदल जाएगा। ओके बेटा, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। मोशन चैप्टर द एंड है, इसकी एक्सरसाइज अब हमारी रह गई है, इसके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। तो कल हम इसके सॉरी कल नहीं, अब नेक्स्ट वीक में मंडे को हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो उससे पहले तुम्हारा एक टास्क रहेगा, अगर किसी के मोबाइल में नहीं है तो या तो किसी के पास एनसीईआरटी बुक्स होंगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के पास एनसीईआरटी बुक्स नहीं है तो अपने मोबाइल में क्या करो, mycbscguide.com डाउनलोड करो। mycbsc गाइड जो एप्लीकेशन है तो उसमें अपना क्लास को सिलेक्ट कर लो, 9th क्लास, सब्जेक्ट बता दो साइंस। उसमें तुम्हारे पास पूरी की पूरी साइंस की बुक ओपन हो जाएगी, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक ओपन हो जाएगी। उस एनसीईआरटी की बुक में से तुम क्वेश्चन देख सकते हो। उस क्वेश्चंस को ये सारे करके रखेंगे, इस टास्क को कंप्लीट करके रखना है मंडे से पहले पहले, ठीक है, क्योंकि मंडे को मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मंडे को मैं यहाँ पर क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। तो उन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेकर किसी और मोबाइल में व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि एक मोबाइल में तो तुम वीडियो देख रहे हो और दूसरे मोबाइल में तुम्हारे क्वेश्चंस तुम्हारे सामने खुले होने चाहिए। या फिर ऐसा करना कि किसी और मोबाइल में ही, अगर तुम मदर के मोबाइल में वीडियो देख रहे हो तो फादर के मोबाइल में या सिस्टर ब्रदर के मोबाइल में तुम mycbsc गाइड को एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें बुक ओपन कर लेना। मतलब बुक्स के क्वेश्चन तुम्हारे सामने होने चाहिए। या फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं असाइनमेंट प्रोवाइड करूँ एनसीईआरटी की, लेकिन फिर भी बहुत ईजी है तुम्हारे लिए। या नेट पे भी चले जाओ, कहीं पर चले जाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो बिखरे पड़े हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेना बिफोर मंडे, ठीक है। ये एक समझ लो कि ये भी तुम्हारा होमवर्क है कि क्वेश्चन अरेंज करने हैं और तीनों डेरिवेशंस तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़नी है। और इन 3 डेज के अंदर, 4 डेज के अंदर लाइक थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे तुम्हें कंप्लीट मोशन रिवाइज कर लेना है। जिसके टिप्स पे मोशन होगा, जिसके फॉर्मूलाज टिप्स पे होंगे तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आएंगे। हर चीज़ को समझना, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, हर चीज़ को, उनकी यूनिट्स क्या हैं, बहुत अच्छे से बेटा माहिर हो जाओ इसमें 3-4 दिनों में। जिसने मोशन को ग्रैप्स कर लिया, मतलब उसने फिजिक्स को ग्रैप्स कर लिया 9th क्लास की, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ो अच्छे से, मन लगा के पढ़ो। हैव अ नाइस डे बेटा।